शादी के बाद भी एक महिला अपने पति को वह अंतरंगता देने से इनकार करती है जो वह चाहता है, लेकिन वह अजनबियों और दोस्तों के लिए वैसी भावनाएं नहीं रखती। अपनी शादी के दिन की तैयारी करते हुए सोलांज अपनी वेडिंग ड्रेस में बच्चों के साथ समारोह स्थल की ओर बढ़ती है। दूसरी ओर दूल्हा कार्लिनहोस को उसके पिता अलेक्जेंडर मेहमानों से दूर ले जाकर बात करता है। वे चर्चा करते हैं कि सोलांज उन्हें कार्लिनहोस की दिवंगत मां की याद दिलाती है, जैसे कि वे अपनी शुरू की गई प्रेम कहानी को जारी रखेंगे। जब कोई कार्लिनहोस को बुलाता है तो अलेक्जेंडर उसे सलाह देता है कि वह अपनी पत्नी की नाराजगी की कभी शिकायत न करे। वह कहता है कि अपनी पत्नी के निधन के बाद उसने कभी किसी दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं बनाए, क्योंकि अब वह अकेले रहने में सहज है। जल्द ही कार्लिनहोस और सोलांज की शादी हो जाती है और वे उस शाम अपने विवाह समारोह का आनंद लेते हैं। जैसे ही मेहमान बिखरते हैं, कार्लिनहोस अपनी नई दुल्हन से कपड़े बदलने और अपनी शादी को पूर्ण करने की जल्दी करता है। अधीर होकर वह उसे छूता है और होटल ले जाते समय चुंबन मांगता है। सोलांज उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहती है और बताती है कि उसकी भी एक मांग है, जिसके बारे में वह बाद में बात करेगी। उनके स्वीट में कार्लिनहोस नाजुक ढंग से सजी सोलांज के पास जाता है और अंतरंगता शुरू करने की कोशिश करता है। वह उसे ठुकरा देती है, जिससे वह सोचता है कि क्या वह अभी भी उससे प्यार करती है। जब वह अपने प्यार की पुष्टि करती है तो वह अपनी कोशिशें बढ़ा देता है। सोलांज उसका स्पर्श बार बार ठुकराती है और अंततः अपनी मांग जाहिर करती है कि वह आज रात ऐसा न करे। कार्लिनहोस इंतजार करने की शिकायत करता है, क्योंकि वह तब से इंतजार कर रहा है जब वे युवा प्रेमी थे और 2 साल तक सगाई में रहे। वह धीरे से धैर्य रखने को कहती है, यह कहकर कि यह इसके लायक होगा, और फिर चली जाती है। कुछ पल बाद सोलांज बिस्तर पर सोने के लिए लौटती है, लेकिन कार्लिनहोस उस पर जोर जबरदस्ती करता है। वह विरोध करती है, कहती है कि वह जबरदस्ती महसूस नहीं करना चाहती, लेकिन कार्लिनहोस उसकी बात नहीं सुनता और उस पर दावा करता है। सुबह कार्लिनहोस दावा करता है कि अब वह उसकी है, लेकिन सोलांज कहती है कि वह इस तरह की अंतरंगता से उनके रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहती। 2 हफ्ते बाद कार्लिनहोस अपने पिता से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी प्रेम करने से डरती है। अलेक्जेंडर सहमति जताता है कि पत्नियों को ठंडा होना चाहिए, जिससे कार्लिनहोस हैरान हो जाता है। उसका सहायक बताता है कि डोना मटिल्डे बाहर इंतजार कर रही हैं, लेकिन अलेक्जेंडर उसे भगा देता है और कहता है कि उसे परेशान न किया जाए। फिर वह कार्लिनहोस को बताता है कि उसके अनुभव में प्रेम करना शादी से कोई लेना देना नहीं है और उसकी ठंडी पत्नी ने संयम के कारण बेहतर मां और साथी बन गई। कार्लिनहोस इस पर विश्वास करने से इनकार करता है, लेकिन अलेक्जेंडर जोर देता है कि वह उनकी शादी बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी सहायक की चेतावनी के बावजूद डोना मटिल्डे अंदर आ जाती है, जिससे कार्लिनहोस चला जाता है। मटिल्डे अलेक्जेंडर को एक अपार्टमेंट लीज देती है, जिसे उसने साइन करने का वादा किया था, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि उसने उस पल में शर्मिंदगी के कारण वादा किया था। मटिल्डे नाराज हो जाती है कि वह अपनी पत्नी की सबसे प्रिय दोस्त को ठुकरा रहा है और धमकी देती है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ गहरे राज साझा किए थे। अलेक्जेंडर तर्क देता है कि वह अनुबंध की बाधा के कारण लीज साइन नहीं कर सकता, तो मटिल्डे बदला लेने की बात कहकर चली जाती है। उस शाम कार्लिनहोस अपने पिता के ठंडी पत्नियों वाले शब्दों के बारे में सोचते हुए सड़कों पर भटकता है। घर पहुंचने पर सोलांज उसका स्वागत करती है और उसे एक गहरा चुंबन देती है। उत्साहित होकर कार्लिनहोस उसे बेडरूम में ले जाने को कहता है, लेकिन वह उसे सोफे पर ले जाती है। वहां वह कबूल करती है कि उसने शादी की रात और उसके बाद कई बार ऐसी बातें कहीं जो वह नहीं चाहती थी, क्योंकि वह कोई और बनने की कोशिश कर रही थी। वह कहती है कि उनका रिश्ता बहुत औपचारिक लगता था, इसलिए उसे प्रेम करने से परहेज था। कार्लिनहोस को राहत मिलती है, यह सोचकर कि शायद उसके पिता की मान्यताएं सही साबित होंगी। वह अपने प्यार का इजहार करता है और वह उसे चूमकर बिस्तर पर ले जाती है। लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं बढ़ती हैं, सोलांज हिम्मत हार जाती है और स्वीकार करती है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने डर पर काबू पा लेगी। निराश कार्लिनहोस पूछता है कि क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो वह माफी मांगती है। 1 महीने बाद सोलांज रोते हुए मटिल्डे से मिलने जाती है। मटिल्डे उसे आश्वस्त करती है कि उसकी मां के साथ उसकी दोस्ती सोलांज तक भी फैली हुई है और पूछती है कि क्या उसके आंसू कार्लिनहोस के लिए हैं।
सोलांज बताती है कि 2 महीने की शादी के बावजूद उसे अपने रिश्ते में कुछ भी महसूस नहीं होता। मटिल्डे कहती है कि यह सामान्य है और अगर उसे अपने पति के साथ बिस्तर में असंगति महसूस होती है तो वह किसी और के साथ संतुष्टि पा सकती है। अनिश्चित होकर सोलांज जाने का फैसला करती है, लेकिन मटिल्डे उसे अलेक्जेंडर के लिए एक पत्र देने को कहती है। उस दोपहर सोलांज पत्र देने अलेक्जेंडर से मिलती है। उसे गेट तक छोड़ने के बाद वह पत्र पढ़ने अपने ऑफिस लौटता है। पत्र में मटिल्डे बताती है कि उसकी पत्नी डोलोरेस एक दोपहर उससे मिली थी और हिचकिचाते हुए बताया था कि उसे लगता है कि वह गर्भवती है। मटिल्डे ने घृणा में मुंह फेर लिया था क्योंकि उन्होंने पहले सहमति की थी कि वे कभी बच्चे नहीं चाहेंगी। डोलोरेस ने चिंतित होकर कहा था कि उसे इस बच्चे से प्यार नहीं हो सकता क्योंकि वह एक पुरुष से आया है और बचपन से ही उसे लड़के घृणित लगते थे। यह जानकर कि उसकी पवित्र पत्नी हमेशा उससे घृणा करती थी, अलेक्जेंडर सदमे में पत्र फेंक देता है। कुछ समय बाद कार्लिनहोस को अपने दोस्त से बाहर घूमने का न्योता मिलता है। दूसरी ओर सोलांज गाड़ी चलाते समय कुछ बच्चे उसे नींबू बेचने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें घृणा से देखती है और भगा देती है। जल्द ही वह एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है, अपनी सीट पीछे करती है, कपड़े उतारती है और मेकअप ठीक करती है। फिर वह कहीं चली जाती है। एक कॉफी शॉप में कार्लिनहोस और उसका दोस्त असुनसाओ कॉफी ऑर्डर करते हैं। कार्लिनहोस अपने दोस्त को याद दिलाता है कि वह सिर्फ उस पर और अलेक्जेंडर पर भरोसा करता है। असुनसाओ भी भरोसा जताता है और पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। कार्लिनहोस बताता है कि उनके पूरे रिश्ते में सोलांज को प्रेम करने से इतना डर था कि उन्होंने शादी के 20 दिन बाद ही इसे पूर्ण किया। यह सुनकर असुनसाओ सुझाव देता है कि वह मनोविश्लेषण कराए। बाद में सोलांज अपनी कार में लौटती है। असुनसाओ की सलाह पर वह एक मनोविश्लेषक से मिलती है। वहां वह याद करती है कि जब वह छोटी थी तो उसने 2 बीमार भिखारियों को प्रेम करते देखा था, जिससे उसने उनके शरीर के घावों को एक दूसरे में मिलते और निगलते हुए कल्पना की थी। मनोविश्लेषक पूछता है कि क्या वह अपने पति से प्यार करती है, लेकिन वह सिर्फ उस भयानक स्मृति का जवाब देती है। तीसरी बार पूछने पर वह कहती है कि वह कार्लिनहोस से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर वही स्मृति दोहराती है। वह कहती है कि दोनों भिखारियों के दांत नहीं थे और महिला बार बार चिल्ला रही थी कि पुरुष उसे बेहोश होने तक मारे, जैसे कि वह खुद ऐसा कह रही हो। कुछ समय बाद कार्लिनहोस और असुनसाओ अपनी अपनी साथी के साथ एक बार में जाते हैं, जहां हल्के कपड़ों में महिलाएं मंच पर नाच रही हैं। असुनसाओ अपने दोस्त को चिढ़ाता है कि वह नाचने वालियों की ओर आकर्षित न हो, तो कार्लिनहोस उसे आश्वस्त करता है कि वह अपनी पत्नी का है। असुनसाओ मजाक करता है कि मनोविश्लेषण में पति हमेशा गलत होता है, लेकिन सोलांज भी कहती है कि वह अपने पति से प्यार करती है। लेकिन चुपके से वह टेबल के नीचे असुनसाओ के साथ अपने पैरों से खेलती है। कार्लिनहोस फर्श पर पड़ा नैपकिन उठाते समय उनकी हरकत देख लेता है। बाद में सोलांज उसके मूड में अचानक बदलाव देखकर पूछती है कि वह कैसा है। वह झूठ बोलता है कि वह पहले से ज्यादा खुश है और उसे घर ले जाता है। घर पर वह कहता है कि उसे अपने पिता से बात करनी है, तो सोलांज उसे चुंबन मांगती है। वह अनमने ढंग से हल्का चुंबन देता है, लेकिन वह उसे गहरे चुंबन के लिए खींचती है और धन्यवाद देती है। कार्लिनहोस फिर अलेक्जेंडर से मिलने जाता है और तुरंत अपनी भड़ास निकालता है कि वह भूखा और कंगाल होना सह सकता है, लेकिन यह नहीं। हैरान होकर अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या हुआ। उसे पता चलता है कि कार्लिनहोस अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता। पिता उसे याद दिलाता है कि वह, उसकी पत्नी और कार्लिनहोस सोलांज को लगभग पूरी जिंदगी से जानते हैं। वह सोलांज को अपनी बेटी की तरह मानता है और सबूत मांगता है कि उसका बेटा उस पर क्यों शक करता है। कार्लिनहोस बताता है कि उसने सोलांज और असुनसाओ की हरकत देखी थी। अलेक्जेंडर तर्क देता है कि उसका बेटा सोलांज को ठंडी कहता था, लेकिन कार्लिनहोस अब मानता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके साथ ठंडी है, दूसरों के साथ नहीं। अलेक्जेंडर उसे डांटता है कि वह सोलांज के बारे में ऐसा न सोचे, लेकिन कार्लिनहोस कहता है कि अगर उसका शक सही है तो वह अपनी पत्नी की जान ले सकता है। उस रात सोलांज के सोते समय कार्लिनहोस उसके बगल में आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। अगली सुबह असुनसाओ कार्लिनहोस के घर के सामने हिचकिचाते हुए टहलता है और अंदर चला जाता है। सोलांज उसे मुस्कान के साथ स्वागत करती है, लेकिन वह कहता है कि कार्लिनहोस ने एक बार उससे अपनी शादी की समस्याओं के लिए सलाह मांगी थी और अब सोलांज ने उसे बुलाया है। सोलांज कहती है कि उसने शादी की समस्याओं के लिए नहीं बुलाया,
चिंतित होकर असुनसाओ कहता है कि वह उसे डराती है, तो सोलांज पूछती है कि वह उसके लिए क्या है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक दोस्त है। सोलांज उसे कुछ पल के लिए पीठ फेरने को कहती है, और जब वह मुड़ता है तो उसे सोलांज हल्के कपड़ों में मिलती है। वह जोर देता है कि वह सिर्फ दोस्त है, लेकिन सोलांज उसे चूमती है और आगे बढ़ती है। जल्द ही दोनों एक मोटल के बेडरूम में थक कर चूर हो जाते हैं। सोलांज पूल में डुबकी लगाकर आराम करती है और फिर असुनसाओ के साथ बिस्तर पर जाती है। वह मजाक में अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन सोलांज कहती है कि वह उसे पसंद नहीं करती। हैरान होकर वह पूछता है कि वह किसी नापसंद व्यक्ति के साथ धोखा क्यों देगी। सोलांज जवाब देती है कि उसने यह देखने के लिए किया कि क्या वह सिर्फ अपने पति के साथ ठंडी है या किसी के साथ। यह जानकर कि यह एक प्रयोग था, असुनसाओ उदास होकर पूछता है कि उसका निष्कर्ष क्या है। सोलांज कहती है कि वह कार्लिनहोस की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह उससे अपनी घृणा जताता है, लेकिन सोलांज कहती है कि वह भाग्यशाली है कि उसे कुछ महसूस हुआ, क्योंकि वह उसके प्रति कुछ भी महसूस नहीं करती। एक और दिन सोलांज कपड़े खरीदती है और एक पार्क में जाती है। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर नए कपड़े पहनती है और बस का इंतजार करने सड़क पर जाती है। एक बस में कंडक्टर मॉस्किटो गर्मी की शिकायत करता है, जबकि ड्राइवर बकालहाओ सोलांज को बस स्टॉप पर देखता है। वह पास रुकता है और इंजन का हुड खोलकर दिखावा करता है कि कुछ खराबी है। वह मॉस्किटो को मदद के लिए बुलाता है और सोलांज की ओर इशारा करता है, फिर उसे बस खाली करने को कहता है। मॉस्किटो यात्रियों को बताता है कि बस खराब है और गैरेज जा रही है, तो सभी को दूसरी बस लेनी होगी। यात्री अनमने ढंग से उतरते हैं और बकालहाओ सोलांज को बस में चढ़ने देता है। गुस्साए यात्रियों से बचकर वे चले जाते हैं। रास्ते में बकालहाओ बस रोकता है और मॉस्किटो को टायर चेक करने को कहता है। मॉस्किटो हिचकिचाता है क्योंकि बकालहाओ हमेशा उसके साथ मजाक करता है, लेकिन ड्राइवर उस पर चिल्लाता है। मॉस्किटो बाहर जाता है और बकालहाओ उसे छोड़कर सोलांज को जंगल में एक छोटे झरने के पास ले जाता है, जहां वे एक दूसरे का आनंद लेते हैं। बाद में सोलांज थककर घर लौटती है और अपने पति के बगल में सोती है, फिर भी उसके प्रति ठंडी रहती है। एक सुबह अलेक्जेंडर सोलांज से मिलने आता है। वह कहता है कि वह हमेशा सोलांज जैसी बेटी चाहता था, लेकिन सोलांज कहती है कि उसे पिता कहना ठीक नहीं लगता। अलेक्जेंडर उससे दूर जाता है, लेकिन सोलांज कहती है कि एक दोस्त ने उसे बताया था कि अलेक्जेंडर अपने बेटे से कहीं ज्यादा आकर्षक है। वह इस दावे को खारिज करता है क्योंकि वह बूढ़ा है। सोलांज पूछती है कि हाइटनओवर होटल क्या होता है। वह बताता है कि यह जोड़ों के लिए होता है जो कुछ पल के लिए रुकते हैं। सोलांज कहती है कि कार्लिनहोस कभी ऐसी बातें नहीं करता और अलेक्जेंडर इसे सम्मान की बात कहता है। सोलांज तर्क देती है कि कोई भी महिला ऐसा सम्मान नहीं चाहती और उसे ऐसे होटल में ले जाने को कहती है। उसकी उलझन देखकर वह कहती है कि इसलिए वह उसे पिता नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी नजरें अक्सर उस पर भटकती हैं। जल्द ही अलेक्जेंडर सोलांज के साथ एक हाई टर्नओवर होटल के कमरे में होता है, जहां वह उसे अपमानित करती है। वह उसे घूमने वाले बिस्तर पर धकेलती है, लेकिन वह कहता है कि वह एक अच्छा इंसान है जो अपने बेटे की पत्नी को नहीं छुएगा। सोलांज उसे डांटती और थप्पड़ मारती है, फिर जाने लगती है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रुकने की विनती करता है, उसे अपनी देवी कहता है और वह उसे बिस्तर पर हावी हो जाती है। कुछ समय बाद सोलांज बस में बैठती है और एक सज्जन उसके बगल में बैठता है। सवारी के दौरान उसका हाथ उसकी गोद में भटकता है। बाद में दोनों कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां एक दूसरे का आनंद लेते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को नजरअंदाज करते हुए। एक रात सोलांज सपना देखती है कि वह रिटायर्ड बसों से भरे एक लॉट में फंसी है, जो उसे उत्तेजित करता है। वह बार बार पीटे जाने की विनती करती है और नींद में बड़बड़ाती है। यह कार्लिनहोस को जगा देता है, जो उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारता है। अगली सुबह दंपति लिविंग रूम में बैठते हैं और कार्लिनहोस पूछता है कि क्या उसने असुनसाओ को देखा है। वह कहती है कि नहीं। वह अपनी स्टडी से बंदूक लाता है और सोलांज को बुलाता है। बंदूक देखकर सोलांज डर जाती है और कार्लिनहोस उसे अविश्वसनीय कहता है। वह उसे नशे में कहती है, लेकिन वह उसे बेवफा कहता है, इतनी कि वह यह भी नहीं कह सकती कि वह उससे प्यार करती है। वह इनकार करती है, लेकिन कार्लिनहोस कहता है कि वह असुनसाओ की जान लेगा।
सोलांज उसे रोकती है क्योंकि और भी लोग थे। वह बताती है कि कुछ समय पहले उसने अपनी कार पार्किंग लॉट में छोड़ी और एक बस में चढ़ी। बस में एकमात्र यात्री वाडियो था, जो कार्लिन होस का पूर्व कर्मचारी था। उसने अपने बीमार बेटे की दवा के लिए पैसे मांगे, जो मर चुका था। सोलांज ने मदद की पेशकश की और बस रुकवाई। फिर उसने उसे सड़क किनारे घास में खींचा और पूछा कि क्या वह सुंदर है। उसने कहा कि पूरा ऑफिस उसे शानदार मानता है। उसने उसे अपने शरीर का आनंद लेने की चुनौती दी और चेहरा पीटने को कहा। उसने हिचकिचाया, लेकिन सोलांज की जिद ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। घर पर सोलांज कबूल करती है कि उसके इतने सारे संबंध थे कि उसे ज्यादातर के नाम भूल गए। अविश्वास में डूबा कार्लिन होस कहता है कि वह असुनसाओ को गोली मारना चाहता है, लेकिन सबको नहीं ढूंढ सकता। वह देखता है कि सोलांज ने अब अंदरूनी कपड़े भी नहीं पहने और दुख में सिकुड़ जाता है। वह खुद को दुनिया के लिए मृत मानता है और धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है। उस रात वह अंधेरे में सूट पहनकर बिस्तर पर लेटता है। सोलांज मोमबत्तियां जलाती है, लेकिन वह कहता है कि वह खुद को मृत मानता है। इस दौरान सोलांज याद करती है कि उसने एक बस में मालेंड्रो नाम के एक और व्यक्ति के साथ छेड़खानी की और उसे एक सुनसान तट पर ले गई। कमरे में वह माला पर प्रार्थना करती है और उसे कार्लिन होस के हाथों में रखती है, जैसे कि वह सचमुच मर गया हो। अगले दिन वह फिर से बस ढूंढने और अपनी जरूरतें पूरी करने निकलती है। वह मनोविश्लेषक से अपनी बातचीत याद करती है, जहां उसने कहा था कि वह अपने पति से प्यार करती है, लेकिन बस में मिलने वाले किसी भी पुरुष के साथ प्रेम कर लेती है। उसने कहा था कि वह उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता, कि वह कितना भी कोशिश करे, वह खुद से नफरत या दुख नहीं महसूस कर सकती। उसने डॉक्टर से उसे दुखी करने की मांग की थी। मनोविश्लेषक ने कहा था कि असली समस्या उसके पति की है, न कि उसकी। लेकिन सोलांज चीख पड़ी थी, यह कहकर कि मनोविश्लेषक भी उसके पाप को नजरअंदाज कर रहा है।